नमस्कार साथियों। मैं शंकर सातनकर, सहायक प्राध्यापक सार्थक पहल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और सार्थक पहल के माध्यम से आज मैं लेके आया हूं संघ की कार्यपालिका। और की कार्यपालिका में आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका का यदि भारतीय संविधान में उल्लेख देखें तो संविधान के भाग 5 में क्वेश्चन बनते हैं, इससे संबंधित सरल सरल से क्वेश्चन बन जाते हैं। एमपीपीएससी के प्री के लिए, मेंस के लिए, यूजीसी नेट में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संघ की कार्यपालिका का उल्लेख जो है भाग 5 में है। और संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत यदि हम देखें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, ये सब संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 78 तक, इसमें संघीय कार्यपालिका हमें पढ़ना होता है। और आज चूंकि हम मुख्य टॉपिक के रूप में लेके आए हैं राष्ट्रपति, तो संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद, कई बार इतना सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें स्पष्ट है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का राज प्रमुख होगा, भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। तो जब संविधान सभा के द्वारा संविधान पर 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और हस्ताक्षर हुए, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। और तब से वो पहले राष्ट्रपति है जिन्होंने क्रम से 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। इसके बाद हम अनुच्छेद 53 देखते हैं। तो अनुच्छेद 53 में लिखा है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। स्पष्ट है एकदम। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। तो राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रधान, सेनापति भी इससे बोला जाता है। तो वैसे राष्ट्रपति हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है, तो उसमें नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र की कार्यपालिका जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है और वास्तविक कार्यपालिका जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। अनुच्छेद 54, इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो अक्सर इसके विकल्प में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, कौन भाग नहीं लेते हैं। तो निर्वाचक मंडल की बात की जाए तो अनुच्छेद 54 में, तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य, इतना याद रखना है। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। जैसे लोकसभा में यदि देखें तो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है। राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है। और उसी प्रकार राज्य विधानसभाओं में 1 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है। तो ये जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अब 70वां संविधान संशोधन की बात करें हम, तो उसमें दिल्ली, पुदुचेरी और वर्तमान में जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यह विधानसभा है। तो यहाँ के भी सदस्य जो होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। क्लियर हो गया। यदि सरल सा क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य राष्ट्रपति महोदय जी के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो दिल्ली, पांडिचेरी, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। किसी भी प्रकार के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते तथा विधान परिषद के पूरे सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये बात हमें याद रखना है। क्लियर हो गया एकदम। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 55। ये क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की
पद्धति। निर्वाचक मंडल हमने पढ़ लिया। अब ये कैसे चुनते हैं? तो आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसमें जो एक निर्वाचक होता है उसको एक ही बैलेट पेपर मिलता है, उसमें सभी उम्मीदवारों के नाम क्रम से लिखे रहते हैं, लेकिन जो निर्वाचक होता है उसके लिए ऑप्शन है कि वो अपनी प्राथमिकता तय कर लेता है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से अपनी पसंद वो तय करता है। और निर्वाचन और उनकी काउंटिंग भी जो है, जब तक एक निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं होता तब तक उसकी काउंटिंग निरंतर चलते रहती है। पहले पहली पसंद के आधार पर, फिर दूसरी पसंद के आधार पर, तीसरी पसंद के आधार पर, और जिसको सबसे कम वोट मिले होते हैं उसको बाहर करते जाते हैं, और उसकी द्वितीय पसंद के वोट जो है वो इधर पहली पसंद में काउंट करते चले जाते हैं। तो अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या पढ़ा हमने? एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो राष्ट्रपति महोदय जी का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। ठीक। अनुच्छेद 57 हम पढ़ेंगे। इसमें कार्यकाल तो 5 वर्ष का है, लेकिन इससे पहले अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है। वो असमर्थता के आधार पर त्याग पत्र भी दे सकते हैं, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो इतना याद रखें, कार्यकाल 5 वर्ष। अनुच्छेद 57 देखें तो पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। हमने शुरुआत में ही बताया कि जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कंटिन्यू 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे। तो मतलब एक ही व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन के पद को सुशोभित करने के बाद दोबारा भी राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए खड़े हो सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 57 में प्रावधान है पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में योग्यताएं व अर्हताएं दी है कि राष्ट्रपति महोदय के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होगी। तो राष्ट्रपति महोदय जी के लिए योग्यताओं की यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति महोदय के लिए योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ का पद धारण न किया हो, पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। लेकिन एक अन्य योग्यताएं भी है उनके लिए कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक होना चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक भी होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? 50 सदस्य प्रस्तावक हो और 50 सदस्य अनुमोदक होना चाहिए, तो ही राष्ट्रपति जो है वो फॉर्म भर सकते हैं निर्वाचन के लिए। प्रस्तावक और अनुमोदक 50-50 सदस्य होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? यह अनुच्छेद 58 योग्यताएं व अर्हता। अब अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते व सेवा शर्तें। राष्ट्रपति महोदय जी का वेतन, भत्ते व सेवा शर्तें। तो सीधी सी बात है, राष्ट्रपति महोदय का जो वेतन भत्ते की यदि बात करें तो वर्तमान में जो वेतन मिलता है वो 5 लाख रुपए मासिक, 5 लाख रुपए मासिक। और वेतन जो होता है आयकर से मुक्त होता है, इन्हें आयकर देय नहीं होता। चलते चलते हम राष्ट्रपति भवन की भी बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति भवन है 1913 में बनकर तैयार हुआ था। 1913 में राष्ट्रपति भवन बनकर तैयार हुआ था। 2 लाख वर्ग फीट के प्लॉट में ये बना हुआ है। इसे वायसराय भवन के नाम से जाना जाता था। शुरुआत में जब ये बना था तब इसे वायसराय भवन के नाम से जाना जाता था, और विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है। वहां पर सुरक्षा गार्ड जो तैनात है वो पंजाब रेजिमेंट के हैं। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। पंजाब रेजिमेंट के सुरक्षा गार्ड है और भारत सरकार इनको वेतन देती है। क्लियर हो गया? अनुच्छेद 59
राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते व सेवा शर्तें। अब अनुच्छेद 60 की यदि बात करें तो इसमें दिया हुआ है राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ। तो राष्ट्रपति की शपथ की यदि बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाते हैं और एक कर्तव्य निष्ठा वो पदीय दायित्व की शपथ लेते हैं। संविधान के परिरक्षण व रक्षा करने की ये शपथ लेते हैं। बात क्लियर हो गई। अनुच्छेद 7 राष्ट्रपति की शपथ और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाते हैं और शपथ काय की लेते हैं? कर्तव्य निष्ठा, पदीय दायित्व। पदीय दायित्व में है संविधान का रक्षण परिरक्षण की ये शपथ लेते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया। वैसे हमने अनुच्छेद 56 में पढ़ लिया था कि राष्ट्रपति महोदय जी का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन हमने बताया था कि इससे पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है और उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया। वैसे देखा जाए तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, इनको हटाने के लिए भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति महोदय के लिए ही लाई जाती है। और महाभियोग लाने का जो कारण होता है वो होता है संविधान का अतिक्रमण। हमने अनुच्छेद 60 में पढ़ा था राष्ट्रपति की शपथ, तो संविधान के रक्षण परिरक्षण की शपथ लेते हैं, लेकिन महाभियोग इसलिए लाया जाता है जब उनके ऊपर इल्जाम हो कि उन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है। और ये जो महाभियोग है संविधान भारतीय संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये महाभियोग जो है वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि लोकसभा में यदि लाया जा रहा है तो 100 सदस्य होना चाहिए। 100 सदस्यों का एक शपथ पत्र प्रस्तुत होना चाहिए। 100 सदस्य मिलकर ही प्रस्ताव महाभियोग का प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन वही राज्यसभा में ला रहे हैं तो 50 सदस्य होना चाहिए, कम से कम 50 सदस्य होना चाहिए। और जब इनके ऊपर जो महाभियोग का प्रस्ताव लाते हैं तो इसके पूर्व 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना भी आवश्यक होता है। 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। और इसके लिए जो एक जांच समिति बनाई जाती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, विधिवेत्ता, इनकी एक समिति बनती है और ये तीनों लोग मिलकर जांच करते हैं और जांच होने के बाद में रिपोर्ट उस सदन को दी जाती है और उसके बाद भी यदि सदन जो है 2/3 बहुमत से उसे पारित कर दे, दोनों सदन 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तो राष्ट्रपति उसी दिनांक से पद मुक्त माना जाता है। बात क्लियर हो? राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 में प्रावधान है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में लाते हैं तो 100 सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा में लाते हैं तो 50 सदस्य होना चाहिए। और ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक विधिवेत्ता जो होते हैं इनके द्वारा जो है इनकी जांच की जाती है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों सदन इसे 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं तो फिर राष्ट्रपति पद मुक्त माना जाता है। हम बात करते हैं अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन। राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन, ये स्वाभाविक सी बात है। हम पढ़ेंगे जब उपराष्ट्रपति महोदय को पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके पदीय दायित्वों को उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा निपटाया जाता है। लेकिन अनुच्छेद 62 में स्पष्ट प्रावधान है कि राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन होता है और ये निर्वाचन जो है 6 माह के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। जब पद मुक्त हुआ है उसके, जब भी पद रिक्त हुआ उसके 6 महीने के अंदर ही अंदर उस पद को चुनाव के माध्यम से भरा जाना आवश्यक है। हम अनुच्छेद 71 की बात करें, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। तो सीधी सी बात है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी मामले होते हैं, जो आपत्तियां दावे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ही इसकी सुनवाई करता है। बात क्लियर हो गई।
अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 72 ये क्वेश्चन में बार बार पीएससी ने, यूजीसी नेट में ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। तो मृत्युदंड को भी क्षमादान कर सकते हैं, जो कि राज्यपाल को नहीं है। ठीक, पूर्ण रूप से ये क्षमा कर सकते हैं, अल्पीकरण या लघुकरण कर सकते हैं, परिहास कर सकते हैं, विराम या अविलंबन कर सकते हैं, मतलब जो सजा हुई है उसके समय में परिवर्तन कर सकते हैं, अभी न देकर बाद में, प्रतिविलंबन कर सकते हैं। क्या क्या बताया कि पूर्ण रूप से क्षमा कर सकते हैं, अल्पीकरण या लघुकरण कर सकते हैं, परिहास कर सकते हैं, विराम या अविलंबन कर सकते हैं, प्रविलंबन भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 74। तो इसमें है मंत्री परिषद की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद होगी। तो मंत्री परिषद का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 74 में है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। अब अनुच्छेद 75 ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। हम राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों में पढ़ेंगे कि जब किसी भी दल को बहुमत, पूर्ण बहुमत न मिलता हो, तो राष्ट्रपति जो उसको अच्छा लगे, उचित लगे, ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति महोदय की शक्तियां। राष्ट्रपति महोदय की शक्तियां, तो हमने राष्ट्रपति महोदय की शक्तियों को अलग अलग भागों में विभक्त किया है। तो सबसे पहला है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति महोदय की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां अर्थात नियुक्ति संबंधी शक्तियां। तो जितने भी प्रमुख राष्ट्रीय आयोग हैं, महत्वपूर्ण पदों पर जो नियुक्तियां की जाती है, वो राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा ही की जाती है। सॉरी। तो नियुक्ति संबंधी शक्तियों में यदि देखें तो अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी की नियुक्ति, हमने अभी अनुच्छेद 75 पढ़ा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 280, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति महोदय जो है वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। राष्ट्रीय वित्त आयोग, अनुच्छेद 280, कौन करता है नियुक्ति इसकी? राष्ट्रपति महोदय। कितने वर्ष बाद? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। अभी शुरुआत में हमने पढ़ा कि केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद। तो इसमें महान्यायवादी का जो पद है, अटॉर्नी जनरल, तो वो है अनुच्छेद 76। हम इसे अगली स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे। तो महान्यायवादी। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश, इन सब की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही की जाती है, और ये सब काय के अंतर्गत? कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा यदि हम देखें तो विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति, जैसे राष्ट्रपति जो है एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, मानवाधिकार आयोग, ये जितने भी आयोग होते हैं इनके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास में, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना। सैन्य शक्तियां, अनुच्छेद 53 बी। अनुच्छेद 53 बी हमने पढ़ा, अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति का पद, लेकिन अनुच्छेद 53 बी में दिया हुआ तीनों सर्वोच्च सेनाओं, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो होता है वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। ये काय में दिया है? अनुच्छेद 53 बी। यदि हम राजनयिक शक्तियों की बात करें, राजनीतिक शक्तियों की बात करें, तो अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है राजनीतिक शक्ति। अन्य देशों के समझौते, संधियां,
राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, चाहे पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो या किसी भी अन्य देश से हो। भारत को छोड़कर अन्य देशों में जो भी समझौते किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अन्य देशों से आए राजदूत तथा उच्चायुक्तों का स्वागत करना, ये हमारे देश के राष्ट्रपति का कार्य होता है। क्लियर हो गया? राजनीतिक शक्तियां। अब हम बात करते हैं विधायी शक्तियां, अर्थात कानून बनाने की शक्ति। तो विधायी शक्तियों में यदि हम देखें तो अनुच्छेद 331 लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 83 राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति महोदय वहां नियुक्त करते हैं, मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 85 की यदि बात करें हम, तो उसमें दिया हुआ अनुच्छेद 85, हम विधायी शक्तियों की बात कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं, लोकसभा का विघटन करते हैं। अब हम बात करते हैं राजनयिक शक्तियों में, तो अनुच्छेद 111 वीटो पावर की शक्ति, वीटो पावर की शक्ति। और ये जो वीटो पावर है वो 3 प्रकार का हम देखेंगे यहां पर: पूर्ण या आत्यंतिक वीटो, पूर्ण या आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी पॉकेट वीटो। तो अनुच्छेद 111 क्या है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और लचीलेपन व कठोरता वाले के सम्मिश्रण वाले संविधान को हमने अपनाया है। 1950 में हमारा देश का संविधान लागू हुआ था और उसमें अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी हुई है। जब कोई भी विधेयक लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति महोदय जब हस्ताक्षर करते हैं तो उसके बाद ही वो विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। अब राष्ट्रपति महोदय के पास में 2-3 विकल्प होते हैं। तो पहला विकल्प होता है तो उसे स्वीकार कर ले। दूसरा विकल्प होता है कि वापस कर दे, पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। नहीं, तीसरा विकल्प होता है वीटो पावर, वीटो पावर। तो वीटो पावर में पहला है पूर्ण या आत्यंतिक वीटो, जो गैर सरकारी विधेयक है। गैर सरकारी विधेयक, यदि सरकार गिर गई हो या राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक, जो अनुच्छेद 201 के तहत हम पढ़ेंगे आगे कि राज्यपाल चाहे तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति महोदय के लिए आरक्षित कर सकते हैं। तो इन 3 प्रकार के विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति पूर्ण या आत्यंतिक वीटो लाया जा सकता है। पूर्ण या आत्यंतिक वीटो मतलब जिसका खारिज कर देता है। जैसे गैर सरकारी विधेयक, विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। गैर सरकारी विधेयक अर्थात जो मंत्री को छोड़कर अन्य सदस्य प्रस्तुत करता है तो वो गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। यदि सरकार गिर गई हो, विधेयक प्रस्तुत हो गया हो, लोकसभा ने पारित किया और उसी समय सरकार गिर जाए, तो ऐसे विधेयकों की बात करें। राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर यह पूर्ण या आत्यंतिक वीटो लाया जा सकता है। उसके बाद देखें तो निलंबनकारी वीटो, कुछ समय रोककर पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, तो उसे बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। और तीसरा होता है जेबी वीटो, न तो पुनर्विचार के लिए लौटाता है न ही हस्ताक्षर के लिए लौटाता है। धन विधेयक को छोड़कर इस पर वीटो का उपयोग नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक जो होता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और इस जो राष्ट्रपति महोदय की जो वीटो पावर शक्तियां है, इसमें नियम 24वें संविधान संशोधन 1971 में निलंबनकारी वीटो व संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति बाध्यकारी बना दी गई है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस संविधान संशोधन? 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में। हमने
अनुच्छेद 201 के तहत बताया था कि राज्य विधानमंडल का कोई ऐसा विधेयक पारित करे जो हाई कोर्ट की अधिकारिता प्रभावित करता है, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 201, क्या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा विधेयक पारित करे जो हाई कोर्ट की अधिकारिता प्रभावित करती है, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। बात क्लियर हो गई। अब हम आगे देखते हैं विधायी शक्तियों में अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश की शक्ति, अनुच्छेद 123। जब लोकसभा और राज्यसभा का सत्र न चल रहा हो और संसद की जब लोकसभा और राज्यसभा का सत्र न चल रहा हो, तब राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं और इसकी वही मान्यता होगी जो कानून की होती है, लेकिन 6 माह के अंदर उसका अनुमोदन होना चाहिए और अनुमोदन ना हो तो इसे खारिज माना जा सकता है। तो राष्ट्रपति महोदय की अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 123 और 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल भी राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति, तो राज्यसभा सभापति व लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर संयुक्त अधिवेशन से संबंधित नियम बना सकते हैं। कौन? राज्यसभा सभापति व लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर संयुक्त अधिवेशन से संबंधित नियम बना सकते हैं। यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों के लिए नियम बना सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग व संयुक्त लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों के लिए नियम बना सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली के लिए नियम बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, तो अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 धन विधेयक। धन विधेयक पिछले वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं। ये अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 114, विनियोग विधेयक, ये बहुत डिटेल में पढ़ा है। और जिसने ये हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो वो प्ले लिस्ट में जाकर हमारा वीडियो देख सकते हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक पर, अनुच्छेद 112 बजट, केंद्रीय बजट जो है अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। ये बात अलग है कि बजट जो है वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, लेकिन करवाता कौन है? भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 117 की बात करें तो इसमें वित्त विधेयक की बात करते हैं। वित्त विधेयक की बात करते हैं और ये अनुच्छेद 117(1) और अनुच्छेद 117(3) के तहत 2 श्रेणियों में वित्त विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक, बजट पारित होने के बाद विनियोग विधेयक लाया जाता है। अनुच्छेद 280 की बात करें तो वित्त आयोग, वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है और बजटीय अनुदान की कोई मांग राष्ट्रपति की शिकायत के बगैर नहीं दी जा सकती है। क्या? बजटीय अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर नहीं दी जा सकती है। कराधान से संबंधित कोई विधेयक यदि प्रस्तुत करना है संसद में, तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। कोई भी वित्त विधेयक हो, धन विधेयक हो, विनियोग विधेयक हो, इन्हें प्रस्तुत करने के लिए पहले राष्ट्रपति महोदय की अनुमति लेना आवश्यक होता है। और इसी प्रकार अनुच्छेद 266 संचित निधि, अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि से संबंधित भी शक्तियां राष्ट्रपति महोदय के पास होती है। अब हम बात करते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं और वहां पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति महोदय की शक्तियां और उसमें न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां, अनुच्छेद 124 सीजेआई, सिविल, सुप्रीम कोर्ट के सिविल सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट,
वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुच्छेद 124 के तहत इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 214 की बात करें तो अनुच्छेद 214 के तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श, ये राष्ट्रपति का अधिकार है। न्यायिक मामलों में वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं। अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 72 की बात करें तो क्षमादान की शक्ति, हमने अभी पढ़ लिया क्षमादान की शक्ति। हम राष्ट्रपति महोदय के आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 तक किया हुआ है। तो अनुच्छेद 352 बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां, तो आपातकालीन शक्तियों में जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 352 बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह। इसके अलावा अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के ऊपर राष्ट्रपति शासन। और वही यदि हम अनुच्छेद 360 की बात करें तो यहां पर है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो अलग अलग प्रकार की राष्ट्रपति महोदय को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हुई है। यदि हम अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1962 चीन के आक्रमण के समय, 1965 पाकिस्तान के आक्रमण के समय और 1971 आंतरिक अशांति के कारण 3 बार जो है ये लागू किया जा चुका है। तो 2 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय और 1 बार इंदिरा गांधी जी के समय। अनुच्छेद 356 के तहत यदि हम संवैधानिक तंत्र की विफलता के ऊपर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, मणिपुर में, जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो ये मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही वित्तीय आपातकाल या आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और अभी तक जो है एक भी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। अब अनुच्छेद 361, इसमें क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 361, राष्ट्रपति अपने किसी कर्तव्यों तथा अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ये शक्तियां है, आपातकालीन शक्तियां नहीं है, ये उसकी शक्तियां है। तो यदि हम देखें तो राष्ट्रपति अपने किसी भी कर्तव्य तथा अधिकारों के प्रयोग करते हुए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यदि पद पर बने रहने के दौरान उनके विरुद्ध दंडिक व आपराधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती है। राष्ट्रपति पद की स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं तो अनुच्छेद 361 में किया हुआ है। तो पद पर बने रहने के दौरान उनके विरुद्ध दंडिक व आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। पद पर बने रहते हुए न्यायालय गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति पर सिविल कार्यवाही शुरू करने से पहले उन्हें लिखित जानकारी देना होगा और वो भी न्यूनतम 2 माह पूर्व। ये क्वेश्चन बन सकता है और यह 14 दिन का विकल्प जरूर होगा और उसमें हम गड़बड़ भी कर सकते हैं, हमें याद रखना है कितने दिन, 2 माह पूर्व उन्हें सूचना देना होता है। तो अनुच्छेद 361, ठीक। अब हम बात करते हैं विवेकाधीन शक्तियां, राष्ट्रपति महोदय जी की विवेकाधीन शक्तियां।
कुछ विशेष परिस्थितियों में उनको विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त है। तो संवैधानिक शक्ति नहीं है बल्कि परिस्थिति जन्य शक्ति प्राप्त है, जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कर सकता है। तो नंबर 1, लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो। शर्त क्या बताई मैंने? लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग ऐसे व्यक्ति को पीएम नियुक्ति के लिए कर सकता है जो लोकसभा का बहुमत प्राप्त कर सके। किसी भी सदस्य को आमंत्रित कर सकता है। पहला क्वेश्चन, पहली बात समझ में आई बहुमत वाले। यदि लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति अपने इच्छा से किसी भी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर सके। दूसरी यदि हम बात करें तो पीएम की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, जो प्रधानमंत्री है उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को पीएम नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा का विश्वास प्राप्त कर सके। तीसरा पॉइंट यदि हम देखें तो मंत्रिपरिषद का विघटन कर सकता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। और अंत में हम देखते हैं यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। लोकसभा को वो विघटित भी कर सकता है। तो इस तरीके से हमने देखी राष्ट्रपति महोदय की विवेकाधीन शक्तियां। अगली स्लाइड में देखेंगे हम भारत के राष्ट्रपति अब तक। बड़ा एक अच्छा सा कोड वर्ड है इसके लिए, राजू की राधा जाकर गिरी फकरू रेड्डी की जेल में। क्या बात बोले मैंने? राजू की अर्थात राजेंद्र प्रसाद, राजू की राधा मतलब सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जाकर गिरी, जाकर मतलब जाकिर हुसैन, गिरी अर्थात वीवी गिरी। अब पहली लाइन समझ में आई, राजू की राधा जाकर गिरी फकरू रेड्डी की जेल में। फकरू अर्थात फकरुद्दीन अली अहमद, रेड्डी नीलम संजीव रेड्डी, जेल में अर्थात ज्ञानी जैल सिंह। राजू की राधा जाकर गिरी फकरू रेड्डी की जेल में। फिर क्या है? रमाशंकर नारायण की कलम से, रमा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम की द्रौपदी से। तो ये देखें क्या, रमा वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, नारायण KR नारायण की कलम से APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा निकली प्रतिभा देवी पाटिल, प्रणव राम की प्रणव मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू से। तो एक सूत्र के माध्यम से हम इसे याद कर सकते हैं, गाने के रूप में उसे पढ़ सकते हैं और पूरे हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय के नाम याद कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, राजू की राधा जाकर गिरी फकरू रेड्डी की जेल में, रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम की द्रौपदी मुर्मू से। ठीक, तो सबसे पहले राष्ट्रपति हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 तक, 24 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 तक। एकमात्र राष्ट्रपति जो लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे। इन्हें बिहार के गांधी के रूप में जाना गया और इनकी पुस्तक इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, ये गांधी जी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किताबें हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे।
दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक 5 वर्ष का कार्यकाल, प्रथम उपराष्ट्रपति थे, द्वितीय राष्ट्रपति रहे। इनका जो जन्म दिवस है 5 सितंबर पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। गैर राजनीतिक राष्ट्रपति इन्हें बोला जाता है, दार्शनिक राष्ट्रपति भी इन्हें बोला जाता है। 1954 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति, 13/5/1967 से 3/5/1969 तक 2 वर्ष का कार्यकाल इनका। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, पद पर रहते हुए इन्हें भारत रत्न मिला। सबसे कम कार्यकाल इनका, पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई, पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। और प्रसिद्ध तबला वादक थे। इनकी कुछ रचनाएं देखें तो अब्बू खान की बकरी इनके द्वारा लिखी गई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चांसलर भी रह चुके थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथे राष्ट्रपति के रूप में यदि हम बात करें तो डॉक्टर वी गिरी, जो पद पे रहते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, तो वी गिरी जो है वो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, भारत के सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति तो डॉक्टर वी गिरी। 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक ये राष्ट्रपति रहे वी गिरी। द्वितीय मतगणना के आधार पर जीतने वाले पहले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद का निर्वाचन हमने देखा एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति। एक व्यक्ति को एक ही बैलेट पेपर मिलता है और वो उसी में प्राथमिकता क्रम में देता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो होता है, एक निर्धारित कोटा प्राप्त करना होता है। प्रथम पद के आधार पर निर्धारित कोटा प्राप्त न हो तो द्वितीय चरण के आधार पर निर्वाचित घोषित किया जा सकता है। तो ये पहले राष्ट्रपति है जो द्वितीय मतगणना के आधार पर जीते थे। श्रीलंका से भारत के राजदूत रहे हैं। 1975 में भारत रत्न पुरस्कार इनको मिला। एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव इन्होंने जीता था। यदि हम इनके किताब की बात करें तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस, माय लाइफ एंड टाइम, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी। पांचवें राष्ट्रपति के रूप में यदि हम देखें तो फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, और कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु होगी। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु भी कार्यकाल के दौरान हुई थी। और फखरुद्दीन अली अहमद क्रम के अनुसार भारत के 5वें राष्ट्रपति, लेकिन मुस्लिम क्रम के अनुसार भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनके भी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। इनका कार्यकाल है 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। अब हम बात करते हैं डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक राष्ट्रपति रहे। निर्विरोध चुने गए प्रथम राष्ट्रपति। पहली बार तो वी गिरी के विरुद्ध इन्होंने चुनाव लड़ा था, तब वो हार गए थे, लेकिन बाद में जो है ये निर्विरोध चुने गए। ज्ञानी जैल सिंह की यदि हम बात करें तो 1982 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। पहले सिख राष्ट्रपति। इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। जो पोस्ट ऑफिस बिल था तो इसके विरुद्ध इनके द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। सबसे अधिक अध्यादेश इनके द्वारा जारी किए गए हैं। अनुच्छेद 123 के तहत जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो सबसे अधिक अध्यादेश ज्ञानी जैल सिंह जी द्वारा जारी किए गए थे। और इंदिरा गांधी की हत्या इनके कार्यकाल में 1984 में हुई थी। सिख विद्रोह के लिए हम ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें जो पंजाब में हुआ था, ये इन्हीं के समय में हुआ था। अब ज्ञानी जैल सिंह जी के बाद में वेंकट रमन, आर
वेंकट रमन। वेंकट रमन 1987 से 1992 तक सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति, सबसे अधिक उम्र में इनकी नियुक्ति हुई थी। सर्वाधिक पीएम को इन्होंने शपथ दिलाई है और राजीव गांधी के समय में ये राज्यपाल भी रह चुके थे। क्वेश्चन बना था एक बार कि कौन से राष्ट्रपति कभी राज्यपाल भी रहे हैं, तो वो है वेंकट रमन। हम बात करते हैं अगले राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, मध्य प्रदेश से संबंधित थे और 1992 से 1997 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। हम बात करते हैं के आर नारायण जी की, जो 1992 से 1997 से 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। प्रथम दलित राष्ट्रपति और विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ राजनेता का खिताब भी इन्हें मिल चुका है, डॉक्टर के आर नारायण। अब हम बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 2002 से 2007 तक। 1997 में इसको भारत रत्न मिला था और पहली बार चुनाव में वीडियोग्राफी की गई थी, तब से ये शुरुआत हुई और कंटिन्यू चल रही है। पीपल्स रेसिडेंस का खिताब इनको मिला है, पीपल्स रेसिडेंस लोकप्रिय राष्ट्रपति का पुरस्कार इनको मिला है। और इनके विरुद्ध लक्ष्मी सहगल जो महिला थी, इन्होंने चुनाव लड़ा था और उनकी पराजय हुई थी। इन्हें मिसाइल मैन, अग्नि पुरुष आदि नामों से भी जाना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक। हम बात करते हैं प्रतिभा देवी पाटिल जी की, जो 2007 से 2012 तक भारत के राष्ट्रपति रही है और ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है, प्रथम महिला राष्ट्रपति। यदि हम बात करें तो अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी भारत के राष्ट्रपति है, जो कि द्वितीय महिला राष्ट्रपति के रूप में है। अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी 2007 से 2012 तक प्रथम महिला राष्ट्रपति। सबसे ज्यादा क्षमादान इनके द्वारा दिए गए, प्रतिभा देवी सिंह जी के द्वारा। सुखोई विमान उड़ान भरने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और प्रथम बंगाली राष्ट्रपति थे। फिर रामनाथ कोविंद जी 2017 से 2022 तक दूसरे दलित राष्ट्रपति, जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में। और वर्तमान में जो है 2022 से जो है द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश के राष्ट्रपति है। तो अगले क्रम में हम देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति महोदय के लिए जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 62 से अनुच्छेद 71 तक। और उपराष्ट्रपति का पद जो है वो भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। तो हम अनुच्छेद 62 देखें तो राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। अनुच्छेद 63 की यदि हम बात करते हैं तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा और उसे द्वितीय नागरिक का खिताब मिलेगा। जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये अनुच्छेद 64 के तहत पदेन जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। याद रखना, राज्यसभा के पदेन सभापति। ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते उपराष्ट्रपति, लेकिन सभापति होते हैं। तो अनुच्छेद 63 भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे और अनुच्छेद 64 जो उपराष्ट्रपति होंगे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 65 की यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, लेकिन केवल 6 माह तक। क्योंकि अनुच्छेद 62 में स्पष्ट बोला है कि राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय निर्धारित करने का प्रावधान अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 66 की यदि हम बात करें तो उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और निर्वाचक मंडल का प्रावधान दिया हुआ है। जहां हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल पढ़ा था, संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन की प्रक्रिया तो वही है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। निर्वाचन की प्रक्रिया तो वही है, लेकिन निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति से भिन्न है।
क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ संसद के सदस्य ही वोट देते हैं। संसद के सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। तो पुनः निर्वाचन का भी प्रावधान है, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शुरुआती 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे। अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 67 की बात करें तो पदावधि व कार्यकाल। अनुच्छेद 67 पदावधि व कार्यकाल, तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 68 पद रिक्तता। पद रिक्तता के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दिए, स्वयं ही असमर्थता के आधार पर त्याग पत्र दे दिए, पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए इनकी, या निर्वाचन अयोग्य घोषित हो जाए, या राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर दिया जाए। ये किन्हीं भी परिस्थितियों में अनुच्छेद 68 के तहत इनका पद रिक्त माना जाता है। जहां हम बात करें कि निर्वाचन अयोग्य घोषित हो जाए या राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित किया जाए, तो संकल्प कैसे? कदाचार या उल्लंघन के आधार पर लाया जाएगा। इसकी सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। 1/4 सदस्यों के द्वारा संकल्प लाना पड़ेगा, चाहे लोकसभा में लाए, सॉरी सिर्फ राज्यसभा में लाया जाएगा, और 1/4 सदस्यों के द्वारा, और संकल्प 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, फिर पद रिक्त माना जाएगा। अनुच्छेद 69 की बात करें तो उपराष्ट्रपति की शपथ व वेतन। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ व वेतन। उपराष्ट्रपति महोदय की शपथ व वेतन। यदि हम अनुच्छेद 70 की बात करें तो आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन जो है उपराष्ट्रपति महोदय करते हैं। अनुच्छेद 70 अनुच्छेद 70 आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 की बात करें तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो मामले होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चलाए जाते हैं। यदि हम राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति महोदय की सेवा शर्तें वो योग्यताएं यदि हम देखें, तो उसमें देखेंगे हम भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, लाभ के पद पर न हो, 35 वर्ष से कम आयु का न हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन तीनों के लिए 35 वर्ष से आयु के कम का न हो। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जहां राष्ट्रपति के लिए हमने पढ़ा था लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और उपराष्ट्रपति महोदय के लिए है कि राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जहां राष्ट्रपति महोदय के लिए 50 राष्ट्रपति महोदय के लिए हमने देखा था कि कितने सदस्य प्रस्तावक होना चाहिए। बड़े अच्छे से हमने पढ़ा था कितने सदस्य प्रस्तावक होना चाहिए राष्ट्रपति महोदय के लिए, कितने सदस्य प्रस्तावक होना चाहिए। तो 50 सदस्य प्रस्तावक व 50 सदस्य अनुमोदक होना चाहिए राष्ट्रपति महोदय के लिए। लेकिन यदि हम बात कर रहे उपराष्ट्रपति महोदय के लिए तो 20 सदस्य प्रस्तावक और 20 सदस्य अनुमोदक होना चाहिए, और चुनाव लड़ने के लिए 15,000 रुपए की जमानत राशि देना होता है, जो कि आरबीआई के पास में देना होता है। यदि हम भारत के उपराष्ट्रपतियों की बात करें तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी तो वो है कृष्णकांत। यदि हम भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो हमने अलग अलग इसकी सूची बनाई है। तो वे राष्ट्रपति जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, वो उपराष्ट्रपति जो अगले कार्यकाल में भारत के राष्ट्रपति बने, तो जैसे कृष्णकांत नाम हमने बताया, और बताया कि ये कार्यकाल के भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद में राधाकृष्णन, हम उन राष्ट्रपतियों की बात कर रहे हैं जो पहले उपराष्ट्रपति थे, तो उसमें पहले नंबर पे राधाकृष्णन, दूसरे नंबर पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा,
तीसरे नंबर पे KR नारायण, चौथे नंबर पे जाकिर हुसैन और VV गिरी। जहां VV गिरी की बात करें तो सबसे कम कार्यकाल इनका रहा है और इस्तीफा देकर इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और पद धारण किया हुआ है VV गिरी। इसके बाद R वेंकट रमन, ये भी राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात करें तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, BD जत्ती आदि भारत के राष्ट्रपति जैसे पदों को उपराष्ट्रपति के पदों को इन्होंने सुशोभित किया हुआ है। तो मित्रों, आज हमने केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति महोदय उनके पदों की योग्यता है, संविधान के विभिन्न अनुच्छेद में उनके विषय में जो प्रावधान किए हुए हैं, उन सबको हमने क्रमबद्ध रूप से पढ़ने की कोशिश की है। और मित्रों, ऐसे ही हम आगे भी लगातार निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आप लोग हमारा ऐसा ही सहयोग करते रहे और सार्थक पहल के साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।